डेथ ऑफ यूनिकॉर्न। कहानी शुरू होती है अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से की पहाड़ियों में। एक लंबी सुनसान सड़क फैली हुई थी, चारों तरफ घना जंगल जिनकी शाखाएं ऊपर से मिलकर जैसे कोई अंधेरी सुरंग बना रही हों। कार के हेडलाइट्स के आगे पीछे सिर्फ धुंध की परतें तैर रही थीं। कभी कभार दूर किसी अनदेखे जानवर की आवाज़ सुनाई देती, हूंक, और फिर वापस वही सन्नाटा। कार में एलियट बैठा था, 40 के दशक का एक आदमी, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में जिम्मेदारी का बोझ। ड्राइविंग करते हुए उसके हाथ स्टीयरिंग पर स्थिर थे, लेकिन उसकी निगाहें बार बार रियर व्यू मिरर में जाती, जहां उसकी 16 साल की बेटी रिडली बैठी थी। जैसे जैसे कार पास आई, वो आकृति साफ हुई। वो एक यूनिकॉर्न था। उसका शरीर मोती जैसे सफ़ेद रंग का था और माथे पर लंबा हल्का सा चमकता हुआ सींग। उसकी आंखें गहरी, लगभग इंसानों जैसी थीं। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। रिडली की सांस अटक गई। पापा, ये सच है? एलियट ने हैरानी से ब्रेक दबाया, लेकिन कार गीली सड़क पर फिसलने लगी। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में हुआ। टायर चीखते, स्टीयरिंग घूमता, रिडली का हाथ डैशबोर्ड को पकड़ता। यूनिकॉर्न ने एक छलांग लगाई, लेकिन कार के बम्पर से उसका पैर टकरा गया। तेज धमाके के साथ वो गिरा और सड़क पर लाल खून बहने लगा, लेकिन वो खून साधारण नहीं था। उसमें हल्की सुनहरी चमक मिल रही थी। रिडली कार से बाहर भागी, घुटनों के बल यूनिकॉर्न के पास बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में आंसू और दिल में एक अजीब सा खिंचाव। यूनिकॉर्न ने मुश्किल से अपना सिर उठाया और रिडली के हाथ को छुआ। उसी पल रिडली की आंखों के सामने तेज रोशनी फैली, जैसे किसी और दुनिया के दृश्य। एलियट भी बाहर आया। उसने घबराकर रिडली को पीछे खींचा। यूनिकॉर्न की आखिरी सांस निकली और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। जंगल में दूर कहीं कोई भारी सी आवाज़ गूंजी, जैसे किसी ने यह मौत महसूस की हो। एलियट ने अपने जैकेट से यूनिकॉर्न के शरीर को ढक दिया, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उस सींग पर जा रही थीं, जो अब भी हल्के से चमक रहा था। यूनिकॉर्न की मौत के बाद सड़क पर एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। कोई कीड़ा भी नहीं बोल रहा था, जैसे जंगल खुद सांस रोककर खड़ा हो। रिडली ने धीरे से यूनिकॉर्न का माथा सहलाया। उसकी उंगलियों पर सुनहरी रोशनी की हल्की परत रह गई, जैसे महीन ग्लिटर। उसने हैरानी से हाथ देखा, लेकिन एलियट ने तुरंत कहा, रिडली, अंदर बैठो अभी। एलियट की आवाज़ में डर और जल्दबाजी थी। वो चारों तरफ देख रहा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उसने बिना मुड़े बस कार का दरवाज़ा बंद किया और ड्राइव करने लगा। कुछ मील चलने के बाद एलियट ने फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। एलियट, मेरे पास कुछ है, बड़ा। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक भारी शांत आवाज़ आई। कहाँ हो तुम? एलियट, ओडेल एस्टेट से ज़्यादा दूर नहीं। ठीक है, आ जाओ। रिडली ने हैरानी से पूछा, ओडेल, वो रिच गाय? एलियट ने बस कहा, हाँ, और वही एक आदमी है जिसे पता है ये क्या है। ओडेल का महल जैसा घर पहाड़ी की चोटी पर था। चारों तरफ ऊंची लोहे की बाड़, बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें और दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड। जैसे ही एलियट की कार अंदर गई, रिडली ने देखा कि अंदर का बगीचा अजीब था। वहाँ फूलों के रंग बेहद चमकीले थे और कुछ पेड़ों पर नीली सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे ये जगह किसी और दुनिया का टुकड़ा हो। ओडेल, 60 साल का लेकिन अब भी तेज नज़र वाला आदमी, बड़े हॉल के बीच खड़ा था। उसके हाथ में सोने का एक पुराना वॉकिंग स्टिक था और पीछे बड़े बड़े पेंटिंग्स में पौराणिक जीवों की तस्वीरें। ओडेल, तो तुमने मुझे यूनिकॉर्न लाकर दिया है? एलियट ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने इसे मारा नहीं, ये एक्सीडेंट था। ओडेल की आंखों में हल्की मुस्कान आई। कारण जो भी हो, अब ये मेरा है। रिडली ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन एलियट ने उसे चुप करा दिया। ओडेल ने यूनिकॉर्न के शरीर के पास खड़े होकर कहा, तुम जानते हो इस सींग में क्या है? यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और इंसान की उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए इसकी ताकत को निकालना पड़ता है, और वो प्रक्रिया इसे मार देती है। रिडली ने घृणा से कहा, तो आप इसे तोड़ देंगे? ओडेल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तोड़ना नहीं, अमरता पाना। ओडेल ने एलियट को एक कमरे में ले जाकर पुरानी फाइल्स और रिसर्च दिखाई। इनमें कई जानवरों की हड्डियां, पुराने नक्शे और रेयर क्रीचर्स की तस्वीरें थीं। ये दुनिया रहस्यों से भरी है, एलियट,
और मैं उन रहस्यों को अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। एलियट ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन रिडली के चेहरे पर साफ था कि उसे यह सब पसंद नहीं आ रहा। रात गहरी हो चुकी थी। रिडली बालकनी में खड़ी थी। तभी दूर जंगल से वही चमकती आंखें फिर दिखाई दीं, लेकिन इस बार उनके पीछे कई परछाइयां थीं, जैसे कोई सेना जो अपना बदला लेने आ रही हो। रात गहरी थी, लेकिन जंगल जाग रहा था। पत्तों में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई बड़ी चीज उनमें हिल रही हो। दूर से एक धीमी पर गहरी चीख सुनाई दी, दर्द और गुस्से का मिला-जुला सुर, जिससे रिडली की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ओडेल के महल के गार्ड्स नाइट विजन गॉगल्स लगाकर बाड़ के पास गश्त कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी बेचैनी साफ थी। रात के लगभग 3 बजे अचानक मुख्य गेट के पास भारी धमाका हुआ, जैसे कोई ट्रक टकरा गया हो। गार्ड्स दौड़कर पहुंचे और देखा, बाड़ के पास एक विशाल चमकीले सींग वाला यूनिकॉर्न खड़ा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। एक पल के भीतर वो बाड़ तोड़कर अंदर घुस आया और गार्ड्स को एक एक करके जमीन पर पटकने लगा। उनके हथियार उसके मोटे चमड़े पर कोई असर नहीं डाल रहे थे। एलियट और रिडली महल के अंदर थे, लेकिन बाहर की गर्जना और चीखें इतनी तेज थीं कि लगता था पूरा घर कांप रहा है। ओडेल अपने वॉकिंग स्टिक पर झुककर खिड़की से यह नज़ारा देख रहा था, और डरने के बजाय उसकी आंखों में चमक थी। ओडेल, यह तो बस पहला आया है, बाकी भी आएंगे। अचानक रिडली का हाथ उस मरे हुए यूनिकॉर्न के सींग से छू गया, जो महल के बीचों बीच रखा था। उस पल उसकी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी फैली। वो खुद को एक जादुई जंगल में देख रही थी, जहां सैकड़ों यूनिकॉर्न थे। उनकी आंखों में बुद्धि और भावना थी। वो देख रही थी कि कैसे इंसानों के लालच ने इस पवित्र दुनिया में कदम रखा और कैसे एक एक यूनिकॉर्न मारा गया। इस विजन ने उसके अंदर गुस्सा भर दिया, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि यह लड़ाई अब रुकेगी नहीं। पहले यूनिकॉर्न के बाद अब कम से कम 3 और आ चुके थे। उनके कदमों से जमीन हिल रही थी। बगीचे के अजीब चमकीले फूल कुचलकर चिपचिपे रस में बदल गए। महल की दीवारों पर खरोचे और सींगों के निशान बनने लगे। ओडेल ने गार्ड्स को आदेश दिया, उन्हें मारो, उनके सींग चाहिए, जिंदा या मरे हुए फर्क नहीं पड़ता। एलियट, जो शुरू में ओडेल की तरफ था, अब हिचकिचा रहा था। उसने रिडली को सीढ़ियों से नीचे खींचते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। रिडली ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, हमें इन्हें रोकना होगा। पापा, ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये हमारी सोच से ज्यादा समझदार है। बाहर अब खून, धुआं और चीखों का मिश्रण था। एक यूनिकॉर्न ने अपनी पूरी ताकत से गेट हाउस गिरा दिया, और जैसे ही मलबा गिरा, चिंगारी। बगीचे का आधा हिस्सा जलने लगा। जलते पेड़ों की रोशनी में यूनिकॉर्न के सींग ऐसे चमक रहे थे जैसे पिघला हुआ सोना। महल के ऊंचे पत्थर के दरवाजे अब दरारों से भर गए थे। बाहर यूनिकॉर्न के खुरों की थक थक, दीवारों पर सींगों की टक्कर और गार्ड्स की गोलियों की गूंज मिलकर एक डरावनी धुन बना रही थी। लेकिन इस शोर के बीच जंगल की एक धीमी, रहस्यमयी सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। रिडली ने खिड़की से झांकते हुए देखा, दूर जंगल में आग की रोशनी के पीछे दर्जनों चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी। वो सिर्फ यूनिकॉर्न नहीं थे, वहां बच्चे, बूढ़े, सब थे। यह सिर्फ बदला नहीं, ये एक पूरा युद्ध था। ओडेल ने हॉल के बीचों बीच रखे मरे हुए यूनिकॉर्न के सींग को हाथ में उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में पागलपन था। ओडेल, इनके सींग में अमरता है। एक बार, बस एक बार इसे पी लूं, तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया पर राज कर सकता हूं। एलियट ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। एलियट, तुम समझते क्यों नहीं? ये जादू तुम्हारे लिए नहीं है। ओडेल ने एलियट को जोर से धक्का दे दिया। वो पीछे की मेज से टकराकर गिर पड़ा। महल की एक खिड़की टूटकर अंदर आई, और उसके साथ एक विशाल यूनिकॉर्न ने छलांग लगाई। उसकी त्वचा पर गहरे कट थे, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने सीधे ओडेल पर हमला किया, और ओडेल की वॉकिंग स्टिक 2 टुकड़ों में टूट गई। रिडली ने चिल्लाया, रुको, उसे मत मारो। लेकिन यूनिकॉर्न रुका नहीं। उसने अपने सींग से ओडेल को दीवार में भेद दिया। ओडेल के मुंह से खून बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब संतोष था। ओडेल, धीरे, अब मैं इसका हिस्सा हूं। ओडेल की मौत के बाद बाहर खड़े यूनिकॉर्न और भी हिंसक हो गए। महल के बगीचे में लगी आग अब पूरी तरह फैल चुकी थी, और धुएं ने आकाश को काला कर दिया। एलियट ने रिडली का हाथ पकड़ा। हमें अभी भागना होगा।
वे पीछे के गुप्त दरवाजे से निकले, लेकिन जैसे ही बाहर आए 2 छोटे यूनिकॉर्न उनके रास्ते में खड़े हो गए। रिडली ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वह उनसे बात कर रही हो। अचानक यूनिकॉर्न के सींग से एक हल्की नीली रोशनी रिडली के माथे पर पड़ी। उस रोशनी में रिडली ने देखा, भविष्य में यह जंगल हरा भरा है, लेकिन अगर इंसान लौटे तो सब खत्म हो जाएगा। वो समझ गई कि यूनिकॉर्न चाहते हैं कि वह वापस जाकर उनके अस्तित्व को छुपाए। रिडली ने सिर हिला दिया और यूनिकॉर्न पीछे हट गए, रास्ता साफ कर दिया। एलियट और रिडली जंगल के रास्ते निकल गए। पीछे महल धधक रहा था और आग में घिरे हुए गार्ड्स की चीखें रात के अंधेरे में खो रही थीं। दूर से एक आखिरी यूनिकॉर्न ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और चेतावनी दोनों थीं। सुबह का सूरज उगते ही जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन रिडली जानती थी कि यह सिर्फ एक अस्थायी सन्नाटा है। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें जंगल में फैलने लगी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब उदासी थी। जहां कल रात चीखों, गोलियों और आग का तूफान था, वहां अब राख और धुएं की गंध थी। रिडली और एलियट एक छोटे पहाड़ी टीले पर खड़े थे, जहां से पूरा ओडेल मैंशन दिखाई दे रहा था। अब सिर्फ जली हुई ईंटों और ढही हुई दीवारों का ढेर। एलियट ने भारी सांस लेते हुए कहा, सब खत्म हो गया। रिडली ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, नहीं, अभी शुरू हुआ है। जंगल अब शांत था, लेकिन वह शांति सामान्य नहीं थी। पत्तों पर जमी सुबह की ओस चमक रही थी और हवा में एक हल्की मीठी खुशबू थी, शायद यूनिकॉर्न की मौजूदगी का संकेत। रिडली को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों के बीच एक सफ़ेद परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। वो जानती थी कि यूनिकॉर्न ने उन्हें जाने दिया, लेकिन यह भरोसा अस्थायी था। जंगल अब शांत था, लेकिन वह शांति सामान्य नहीं थी। वो जानती थी कि यूनिकॉर्न ने उन्हें जाने दिया, लेकिन यह भरोसा अस्थायी था। ओडेल की मौत के बाद भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ था। महल के खंडहर में कुछ गार्ड्स को एक गुप्त तहखाना मिला, जिसमें सैकड़ों पन्नों का एक डायरी संग्रह था, जिसमें यूनिकॉर्न की पूरी बायोलॉजी, जादुई गुण और उन्हें पकड़ने के तरीके लिखे थे। यह डायरी सरकार के हाथ लगी और वहीं से खतरा फिर शुरू होने वाला था। एक रात रिडली ने जंगल की तरफ देखा और हल्के से बुदबुदाई, मैं तुम्हें ढूंढूंगी और इस बार कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके शब्द हवा में ऐसे तैर गए जैसे किसी ने सुन लिया हो। दूर जंगल में एक हल्की नीली रोशनी चमकी, मानो यूनिकॉर्न ने जवाब दिया हो। यूनिकॉर्न का मरना इंसानी लालच और प्रकृति के बीच संघर्ष का प्रतीक। ओडेल का पागलपन, अमरता और ताकत की चाह कैसे इंसान को खुद के अंत की ओर ले जाती है। रिडली का विजन, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को बचाने की चेतावनी। सरकार का डायरी पाना, यह बताता है कि लालच कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। जंगल के भीतर गहरी छाया में यूनिकॉर्न फिर से अपने झुंड में लौट आया। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, हम अभी जिंदा हैं, लेकिन कब तक। रिडली शहर में थी, लेकिन उसके सपनों में अब हर रात वही जंगल आता, और हर बार उस सपने के अंत में वही लाल आंखें उसे घूर रही होती।